हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज हमारा डिस्कशन सेकंड है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का। डिस्कशन फर्स्ट में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया था जो था रिसोर्सेज। उसमें काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने प्रीवियस या क्वेश्चन सेकंड सेट किया था, सेकंड सेशन लिया था। उसमें देखे थे कि उस चैप्टर से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैंने उसमें एक ही क्वेश्चन डाला था, बट एक आइडिया तो लग गया ना कि हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन इस टाइप का फ्रेम हो रखा है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग अपने सेशन 3 में लेंगे। अभी देखते हैं डिस्कशन सेकंड, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर होगा। देखते हैं नाम क्या है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, कंटेंट्स में सेकंड चैप्टर है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। मतलब क्या हुआ, लैंड को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो भूमि, सॉइल को मिट्टी, वाटर को पानी, नेचुरल वेजिटेशन जो भी इस दुनिया में अपने आप हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस जो हमारे मेनली वाइल्ड लाइफ है। इन सब चीज से देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो हमारा है चैप्टर नंबर सेकेंड लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। सबके इन पांचों पॉइंट्स के मतलब अभी हम लोगों ने समझे। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब क्या हुआ, जितना एरिया है पूरी धरती पर उसका केवल 30%, केवल 30% ही केवल क्या है, हमारा लैंड है। तो इस पहली लाइन से ही हमारा एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है, बिकॉज पिछले साल में के स्टेट टेट में, सीटेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्टेट टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि टोटल लैंड का कितना, टोटल एरिया क्या है। तो लैंड का टोटल एरिया है 30%। चार ऑप्शंस थे जो थे 30, 50, 70 और 90। देखो ऑप्शंस में 50 तो पूरा काट दिया हम लोगों ने कि 50 तो है ही नहीं। जिसको नहीं पता वो 70 भी लगा सकता है, जबकि 70 क्या है, हमारा 70 टोटल एरिया है वाटर का, मतलब वाटर इतना कवर करता है। ठीक है, 90% क्या है, जो ये 30% है, 30% तो हो गया हमारा टोटल एरिया, उसमें ही 90% लोग रहते हैं। बाकी जो 10% लोग बचते हैं वो इधर उधर रहते हैं, लाइक कुछ सीज में रहते हैं, कुछ मतलब शिप्स पे रहते हैं, इस टाइप में, मतलब वो वाटर में रहते हैं बेसिकली। फिर है प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये हमें पता है कि जहां पर पानी होगा उसके आसपास एग्रीकल्चर करने में आसानी होगी। और प्लेन्स में मतलब वैसे तो पहाड़ों पर होता है ज्यादा पानी, लेकिन जो एक लैंड होता है कि अच्छे से हमें लैंड मिल जाए, वहां पर सॉइल अच्छी मिल जाए हमें, तो वो प्लेन्स में होती है। Hence, these are the densely populated areas of the world। तो ये क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। कहाँ पर, प्लेन्स और रिवर वैलीज में। नेक्स्ट है द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो लैंड का यूज इन 5 फैक्टर से डिटरमाइन किया जा सकता है। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है कि सॉइल वहां पर कैसी है, पहाड़ हैं, प्लेन्स है, बहुत ज्यादा मोटी रोडियां हैं, पत्थर हैं, क्या है। सॉइल मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट मौसम कैसा है वहां पर, मिनरल्स सॉइल के अंदर या लैंड के अंदर, मेनली सॉइल के अंदर मिनरल्स कैसे हैं, और पानी कितना वहां पर है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए जिसे नेक्स्ट लिखा हुआ है, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। मतलब क्या हुआ, लैंड के यूज करने के पैटर्न में दो चीजें बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं उसको, मतलब किस तरह से लैंड को यूज करा जाएगा, वो दो चीजें बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती हैं। एक है पॉपुलेशन, दूसरा है टेक्नोलॉजी। अब देखिए अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो एक इंसान को लैंड कम मिलेगा, वहीं टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से या कितनी खूबसूरत तरह से तरीके से हम लोग एक छोटे से लैंड को भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड को दो तरह से डिवाइड करते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड।
नाम से समझ आ रहा है कि प्राइवेट मतलब जो हमारा खुद का है, कम्युनिटी मतलब जो सबका है। तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, कौन सी बात है। और कम्युनिटी लैंड जो ओन करती है कौन, कम्युनिटी, किसी भी कॉमन यूज के लिए, जैसे नट्स का कलेक्शन करना हो, फ्रूट्स का करना हो, हर्ब मेडिसिनल हर्ब्स का करना हो, इन सब चीज का। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो हमारा अपना घर है वो हमारा एक प्राइवेट लैंड है, मतलब उस पर कोई भी आके हक नहीं जमा सकता अपना या जता सकता कि भाई ये तो हमारा है, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ऐसा वो नहीं होगा। तो प्राइवेट लैंड वो हमारा खुद का होता है जहाँ पे हमारा अपना घर है। वहीं कम्युनिटी लैंड, जैसे आप लोगों ने शायद देखा होगा बचपन में या अभी भी देखता होगा कोई ना कोई, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या है, एक सोसाइटी है, गोकुलधाम सोसाइटी है, उनका एक कम्युनिटी है, मतलब लाइक एक ग्राउंड है जहाँ पर वो लोग 15 अगस्त या फिर गणेश चतुर्थी ये सब फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो वो हो गया कम्युनिटी लैंड, जहाँ पर पूरी कम्युनिटी साथ बैठकर या साथ मिलकर कोई काम करते हैं। ये कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है ना। देखो प्राइवेट लैंड तो मेरा खुद का है, तो कोई सामने वाला मुझे नहीं बोल सकता कि भाई अपना लैंड थोड़ा सा मुझे दे, ऐसा तो नहीं बोल सकता कोई भी। लेकिन कम्युनिटी लैंड में आप पूरे एरिया में कहीं पर भी जा सकते हो, तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो कोई भी यूज कर सकता है जो उस कम्युनिटी में रह रहा हो। ओके, नेक्स्ट है लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो भाई देखो लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो क्या होता है, जब हवा या बारिश बहुत ज्यादा हो तो बड़े पत्थर और छोटी जो कंकड़ होती है, और छोटे पत्थर या जिसको हम सिल्ट बोलते हैं, वो भी सब बहाव, पानी के बहाव के साथ नीचे आ जाते हैं, और साथ ही क्या हो जाती है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। पहाड़ों पे तो आपने अक्सर सुना होगा कि लैंडस्लाइड हो गई जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो रखा है और हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। तो मेनली ये देखो पहले भी होता था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही हैं कि ये लैंडस्लाइड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब थोड़ी सी बारिश हुई और लैंडस्लाइड आ जाती है। ओके, तो देखते हैं आगे और क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। अब ये किसके कंजक्शन होता है कि इसके साथ साथ, किसके साथ साथ भी लेती है, मतलब किसके साथ साथ भी हो जाते हैं हमारे अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आएगा तो भी चांसेस हैं कि लैंडस्लाइड भी आ जाए, फ्लड्स का तो आएगी क्योंकि पानी आएगा, और वॉल्केनोज पॉसिबली चांसेस होते हैं कि जब वॉल्केनो आए तब भी लैंडस्लाइड आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो भाई इसमें लिखा हुआ है अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए एक लंबे टाइम तक, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाएगा जो रिवर के फ्लो को भी ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगी, वहां पर सिल्ट आ जाएगी और साथ ही साथ छोटे बड़े पत्थर आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए। ओके, फिर तो वही ना, नदी या पानी तो अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो वो धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना ही लेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सॉइल। तो हमारा लैंड कंप्लीट होता है, अब बात आती है सॉइल की। सॉइल क्या होता है, मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। तो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो वो बहुत पतली लेयर ग्रेनी सब्सटेंस जिसमें ग्रेन्स होंगे या छोटे छोटे कण जिसे बोलते हैं वो होंगे, जो अर्थ की सरफेस को कवर करे हुए हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ है, मिनरल से, वेदर्ड रॉक जो भी अर्थ पर मिलती है। तो सॉइल इन सब चीजों से बना हुआ है। अब बात आती है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग ऑलमोस्ट हर बार ही आता है पेपर में। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो पत्थरों का टूटना और एक जगह पर जाकर मतलब इकट्ठा हो जाना, किसके मतलब क्यों होता है ऐसा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी बारिश तो कभी बहुत ज्यादा ठंड। फ्रॉस्ट एक्शन मतलब बारिश कब हो रही है, ओले पड़ते हैं, उस टाइप से। प्लांट्स भी हो जाते हैं, जब बारिश होगी फ्लड आएगी तो प्लांट्स चले जाएंगे सारे, एनिमल्स भी बह जाते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से तो ऑलमोस्ट वेदरिंग या वॉल्केनोज या फिर वॉल्केनो तो नहीं, लैंडस्लाइड, वेदरिंग और लैंडस्लाइड तो बहुत ज्यादा होता ही है।
ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए ये है एक सॉइल प्रोफाइल, जहां पर आप लोग देख सकते हैं ये तो है हमारे घास। सबसे जो ऊपर वाली लेयर है ये है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। यहाँ पर ये सबसे ऊपरी सॉइल है जिसमें ह्यूमस भी होगा और वेजिटेशन भी, मतलब यहीं पर ही हमारे जो भी ग्रीन ग्रीन लीफी या ग्रीन लीव्स होनी है वो हो सकती हैं, घास भी हो सकती हैं। फिर नीचे वाला पार्ट आता है उस वो है सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। यहाँ पर सैंड होगा, सिल्ट होगा और क्ले होगा। ये वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे रॉक के छोटे छोटे पत्थर होंगे, ठीक है। और फिर ये होगी पेरेंट रॉक, जहाँ पर मतलब जहां तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये पेरेंट रॉक है जहां पर मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर है। ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। मतलब 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो भाई देखो, सॉइल तो हमारी रिसोर्स है ही, क्योंकि सॉइल में ही हम लोग अपने पेड़ पौधे उगाते हैं। तो थ्रेट मतलब होता है क्या सॉइल के लिए डेंजर है। तो सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का खत्म होना, कहीं और जाके डिप्लीट होना, कहीं और जाके जमा होना, तो वो सॉइल का एक बहुत बड़ा थ्रेट है, सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर। सॉइल को खत्म करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं। डिफॉरेस्टेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेन फैक्टर है सॉइल को खत्म करने का या सॉइल को खराब करने का। क्योंकि देखिए, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं या पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं। जब बारिश होती है तो जड़ों ने मिट्टी तो पकड़ के रखी हुई है, तो मिट्टी बह के नहीं जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम लोग पेड़ काट देंगे तो मिट्टी तो पकड़ी नहीं जाएगी, है ना। तो सारे जो भी वो होगा मिट्टी होगी वो सारी बह जाएगी, तो जिस वजह से सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। जो भी हमारे पशु होते हैं, मतलब लाइक हमारी बफेलोज हो गई, काउज हो गई, तो ये अगर बहुत ज्यादा उनको जो भी वहां पर घास उगी है उसको बहुत ज्यादा खा ले तो उससे भी सॉइल खराब हो सकती है। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। इसमें क्या होगा, जब हम लोग अपनी फसलें उगाते हैं तो उन फसलों को बचाने के लिए जानवरों से हम लोग बहुत ज्यादा कर केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं। उससे भी हमारी जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है। रेन वॉश, वही अगर बारिश आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो सारी मिट्टी बह जाएगी। लैंडस्लाइड्स भी वही होता है ऑलमोस्ट सही। और फ्लड्स तो वो है कि जब बारिश हो बहुत ज्यादा तो फ्लड्स आएगी तो मिट्टी सारी बह जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वाटर। तो हमारा ये थर्ड पॉइंट आता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो भाई लैंड कंप्लीट हो गया, वाटर सॉइल कंप्लीट हो गया, थर्ड आता है हमारा वाटर। वाटर में लिखा हुआ है 3/4 of the earth's surface is covered with water, therefore it is called as blue planet। तो जितना भी अर्थ का सरफेस है उसका जो 3/4 भाग है वो पानी से कवर है, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वेल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पूछ लेता है कि कितना है, 3/4 है, 4/5 है, इस तरह से। तो वो है 3/4, हमारा जो अर्थ पूरी अर्थ का सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो पानी को ना तो हम ऐड कर सकते ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते अर्थ पे से, उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली, वॉल्यूम मतलब सेम रहता है। अब देखिए कैसे, सपोज करिए कुछ पानी की जो बूंदे हैं या कोई पानी है वो पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। वहां से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के बाद वो उसमें बादल बने, बादल बनकर जब बाद में बारिश हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, बाय द वे वो पानी बे ऑफ बंगाल में आ गया, इंडियन ओशन में आ गया, या फिर ड्रॉपलेट्स बनकर वो वहीं रह गया मतलब एटमॉस्फेयर में, या फिर मतलब कंटिन्यूसली वो अपनी चेंज भी फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं ना, क्या पता पानी
बर्फ बन जाए, बर्फ बनकर वो आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल इन पे रह जाए। तो वाटर कभी भी ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ पर से। ओके, और वॉल्यूम जो होता है वो उसका हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इट कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म। यही पता है हमने अभी कि वाटर साइकिल की प्रोसेस की वजह से वो अपना फॉर्म कंटिन्यू चेंज करता रहता है। कभी वो पानी होता है, कभी वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर एटमॉस्फेयर में रहता है, तो कभी आइस बनकर वो आइस या स्नो बनकर वहां पर रहता है हमारे पोलर एरियाज में। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनने में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है पेरेंट रॉक, जो कलर को डिटरमाइन करता है। अब कलर को कैसे, आपको पता होगा कि हमारे पास जो सॉइल होती है वो बहुत सारे कलर्स की होती है, जैसे ब्लैक सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, माउंटेन सॉइल हो गई, एलिवियल सॉइल हो गई, इस टाइप की बहुत सारी सॉइल्स है हमारे यहाँ पर। तो कलर को बताता है जैसे, और इस तरह भी समझ सकते हैं आप लोग, जो रुई होती है वो ब्लैक सॉइल में होती है, मतलब जो अच्छी रुई होती है वो ब्लैक सॉइल में होती है, तो कलर बताना। उसके बाद टेक्सचर की मिट्टी कैसी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज की कितना कैसा केमिकल है उसमें, मतलब प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट और परमेबिलिटी। परमेबिलिटी होता है कि कितनी देर तक वो पानी को सोख सकती है मिट्टी। तो ये पेरेंट रॉक का काम है, जिसमें ये सब चीजें डिटरमाइन होती हैं जब सॉइल हमारी बन रही होती है। नेक्स्ट है रिलीफ, कि एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, कितनी हाइट पर है वो, कैसा स्लोप है वहां पर, और सॉइल में कितनी चीजें एक्यूमुलेट हो सकती है, मतलब कितनी चीजें सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, बेसिकली ये चीज है ना। तो ये रिलीफ है। जैसे अगर हम बात करें हाइट की, तो माउंटेन्स में माउंटेन सॉइल होगी। अब आप वहां पर जाकर ब्लैक सॉइल तो उगा नहीं सकते, या लगा हो नहीं सकते अपने आप ना, आप वहां पर कुछ मिट्टी ले जाओ और छोड़ दोगे भाई हाँ यहाँ तो हम ब्लैक सॉइल रखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर ये गॉड की क्रिएशन बोल सकते हो, कि जहां पर जैसा मौसम है वहां पर उसी टाइप की ही सॉइल है। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों चीजें ह्यूमस के रेट को अफेक्ट करती हैं, कि ह्यूमस ही मेन चीज है जो हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है टाइम, जो डिटरमाइन करता है थिकनेस सॉइल की, कि सॉइल प्रोफाइल में कितनी थिकनेस है। सॉइल प्रोफाइल अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो आप लोग को याद होगा, वरना आप लोग एक बार पीछे जाके वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट, वहां पर कैसा टेम्परेचर है, कैसा रेनफॉल इन्फ्लुएंस, मतलब कितनी ज्यादा बारिश होती है। रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, वहां पर वेदरिंग कैसी हो रही है, मतलब सॉइल कितनी ज्यादा बह रही है, कितने ज्यादा प्लांट्स हैं, ये सब, और ह्यूमस कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को केवल इसमें जो इसके मेन हेडिंग्स हैं, आप लोग अगर उनको भी याद कर ले तो इनफ है। बट हाँ, अगर आप लोग को एलटी का एग्जाम देना हो, स्टेट्स में जो एलटी का एग्जाम होता है, लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें वो लोग थोड़ा डीप ही पूछ लेते हैं कि ये चीज किसके अंदर आती है, तो तब आप लोग को लर्न करने की जरूरत है। बट अगर स्टेट टेट की बात करें या सी टेट की बात करें या सुपर टेट की बात करें, तो उसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए तो बस आप लोग ये बोल्ड में जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं उनको ही ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas। तो सौराष्ट्र रीजन मतलब गुजरात में ही सौराष्ट्र रीजन है, मतलब उसी वाले एरिया को हम लोग सौराष्ट्र बोलते हैं। तो सौराष्ट्र रीजन के अमरेली सिटी में कुछ पॉपुलेशन थी वहां पर 1.25 lakhs। वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड थे, मतलब उनको पानी भी खरीदना पड़ रहा था। नियर बाय जो तालुका होती थी, मतलब पहले तो तालुका चलती ना, तो नियर बाय जो भी उनके आसपास तालुका थी वहां से पानी को खरीदना पड़ता था, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती, और पानी की तो देखो शॉर्टेज तो पॉसिबल है, आप लोगों को पता ही होती है ना। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू सेव सरफेस रेनवॉटर। ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है पहाड़ों में तो अक्सर, और वहां पर भी जहां पर बारिश नहीं होती है। जो भी हमारी छतों पर पानी आता है
उसको एक पाइप के थ्रू हम लोग एक डब्बे में या एक गड्ढे में भर लेते हैं, ताकि उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि देखो ना, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, हार्वेस्ट करना मतलब उसको स्टोर करना, ताकि पानी को हम लोग फ्यूचर में यूज कर सके। ओके, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा मेथड है, ताकि हम लोग जो भी हमारा बारिश का पानी है हम उसको सेव कर पाए। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें लिखा हुआ है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स दैट ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। तो मलबरी ट्रीज पर सिल्क वर्म होती हैं, सिल्क वर्म से हमें क्या मिलता है, हमें सिल्क मिलता है। तो आपको पता होगा कि सिल्क की साड़ियां भी आती हैं, है ना, तो सिल्क उस काम भी आता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि वेजिटेशन की ग्रोथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और मॉइस्चर पर। ओके, नेक्स्ट है मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ड आर ग्रुप्ड एज। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब 6th क्लास की बुक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि वेजिटेशन 4 टाइप की होती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स और टुंड्रा रीजन। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो 6th क्लास की वीडियोस में हम लोगों ने कवर किया था, तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है इन अमाउंट ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज आर प्रेजेंट। ये तो हमें पता ही है कि जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। As amount of moisture decreases, size of trees and their density reduces. जैसे मॉइस्चर कम होगा वैसे वैसे ट्री का जो साइज है वो कम होगा, और जो उनका नंबर है, मतलब डेंसिटी, मतलब नंबर काउंटिंग में, वो भी कम होगी। नेक्स्ट है टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मोसेस एंड लिचन्स। तो पोलर रीजन्स का जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है उसमें मेनली क्या होता है, मोसेस और लिचन्स, ये एक टाइप के एनिमल्स हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है पोचिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स। तो पोचिंग एक बहुत बड़ा रीजन है एनिमल्स के खत्म होने का। अब पोचिंग क्यों, मतलब एनिमल्स को मारा क्यों जाता है, उनकी स्किन के लिए, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, मतलब जो उनके सींग होते हैं उनके लिए, और फेदर्स के लिए। अब इनको एनिमल्स को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें स्टार्ट करी हैं, जैसे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। नेक्स्ट है साइट्स। इसके फुल फॉर्म 200% पेपर में आती है। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद कर लेना। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ओके, इसकी ये फुल फॉर्म है, तो ये बहुत अच्छे से रट लेना, किसी भी तरह से इसको याद कर लेना। वेल आई नो बहुत लंबी है, बट क्या करें, अब लर्न तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। इंटरनेशनल है मतलब पूरी दुनिया का एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ये जो एग्रीमेंट है वो किस चीज में है कि अगर ट्रेड होता है किसका, एनिमल्स का हो चाहे प्लांट्स का हो, एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो उनके सर्वाइवल में, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो, मतलब जहां पर वो एग्जैक्ट अभी प्रेजेंट में हैं और कहीं और उनको ले जाकर शिफ्ट करते हैं और वहां पर जाकर उनकी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की लोकेशन को देखते हुए, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए ही उनको वहाँ पर शिफ्ट करा जाता है, उनका ट्रेड होता है, ट्रेड को बोले जो व्यापार होता है। ओके, तो चलते हैं आगे। थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।